बच्चों नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आपके? संध्या, शुभम, अतुल, अनुज, सीमा, पायल, नवीन भाई, राखी। कित गए सर जी? सर जी यही हैं। कित नहीं गए हैं, सर जी यही हैं। राम राम जी जतिन भाई, गुड आफ्टरनून रितु जी। हाँ, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। नमस्कार पिंकी जी, नमस्ते। हाँ, अब पिंकी एमसीक्यू भी कराएंगे, चिंता ना करें। अ, हाँ ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। प्रियंका, संदीप, प्रशांत, अनुज भाई नमस्कार। तो गुड इवनिंग परमजीत भाई। हमने एक यूनिट को कवर कर लिया है बच्चों। एक यूनिट को हमने कवर कर लिया है और उसके कुछ सवाल किस तरीके से बन सकते हैं वो मैंने आपको दिखाए। अब हम यहाँ से, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एक यूनिट आपने कंप्लीट की है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन है। ये फिजिक्स का केवल आपने परिचय देखा है। ये आपने नमस्कार अतुल भाई, सबकी नमस्ते ले लिए। बहुत सारे बच्चे हैं तो थोड़ा वक्त लग जाता है, सभी को नमस्ते। आ, हाँ, नवीन सारा सर, आप पहली वाली क्लास देखिएगा, आपको ठीक लगेगा। नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है? नहीं, नोट्स जरूर बनाइए रितु जी। नोट्स जरूर बनाओ बेटा। नोट्स के बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ राकेश भाई, करेंगे, एक बार आने दो, एक बार क्लास को बनने दो। सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? तो मैंने कहा कि एक मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, ये रिसेप्शन पे पूछिए पर मिला। मैंने कहा कि हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट की है, उस एक यूनिट को आप बार बार रिवाइज करेंगे। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो बार बार रिवाइज करने से आपको क्या होता है कि आगे की चीजें और बेहतर समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो ये मैंने इंट्रोडक्शन टाइप दे दिया आपको 3-4 क्लास में, जो भी हमारी क्लासेस हुई उसमें। आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट 2 को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं वो चीजें समझ में आ रही होंगी। और यूनिट 2 का नाम देंगे काइनेमेटिक, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है हिंदी में गतिकी। हिंदी में इसे कहते हैं गतिकी। गतिकी। तो एक सवाल तो यही बनेगा, एक सवाल तो ये बनेगा। सुनो अब ध्यान से, फोकस होके सुनो बच्चों, अब बहुत बातचीत हो गई है, सुनो ध्यान से। पहला सवाल बनेगा कि गतिकी क्या है। पहला सवाल बनेगा, गतिकी किसका अध्ययन है? अगर ये सवाल पूछा जाए, बहुत मोटा सवाल, बहुत मोटा सवाल ये पूछा जाए, गतिकी किसका अध्ययन है, या अंग्रेजी में क्या कहें, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ। एक सवाल ऐसे बनाए और पेपर कहे काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन करता है, ये किसकी अध्ययन करता है? तो हम कहेंगे काइनेमेटिक का मतलब होता है, काइनेमेटिक गति का अध्ययन करता है। कोई चीज गति में है, जैसे मैं लगातार चल रहा हूं तो मेरी गति किस दिशा में है, मेरी गति कितनी है, मेरी गति में लगातार कितने मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड का बदलाव आ रहा है। इन सारी बातों को जांचने और समझने की जिम्मेदारी विज्ञान की एक शाखा ने ले ली है। और विज्ञान की उस शाखा का नाम काइनेमेटिक है, गतिकी है। तो पूछेगा, क्या हम इसमें यह समझते हैं क्या कि गतिकी के कारण क्या होंगे? जैसे मैंने कहा कि आपने एक बॉल को यहां से वहां फेंक दिया, तो उसके फेंके जाने का कारण है उसके पर बल लगा है, उस पर फोर्स लगा है। गतिकी में हम फोर्स, गतिकी में हम फोर्स, एक यूनिट के कंबाइन नोट्स दे दो। ये सब लिख रहे हैं, लिखते चलो अंकित भाई, बार बार इसको वो मत करो, कॉपी मत करो, ध्यान से सुनो, क्लास को बनने दो। गतिकी में हम गति के कारण को नहीं पढ़ते, गति के कारण को नहीं पढ़ते बच्चे, गति को पढ़ते हैं। गति किस दिशा में है, गति की स्पीड कितनी है, गति में परिवर्तन कितनी मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है,
गति किसी सीधी रेखा पर लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन है, या सर्कुलर कोई वृत्ताकार गति है, या लट्टू की तरह चल रही गति है, या कोई पेंडुलम की तरह घूमने वाली गति है, हम ये पढ़ते हैं। तो अगर ये पूछा जाए गति की किसका अध्ययन है, तो हम कहेंगे इसको लिखो, ध्यान से लिखो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। गति की गति की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति का कारण जाने बिना, गति का कारण जाने बिना गति का अध्ययन किया जाता है। गति का कारण जाने बिना गति का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में क्या बनाएंगे? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द स्टडी ऑफ, या विदाउट द कोज ऑफ मोशन लिख लीजिए शॉर्ट में, विदाउट द कोज ऑफ मोशन। सर क्या हम काइनेमेटिक में बल पढ़ते हैं? क्या हम काइनेमेटिक में बल पढ़ते हैं? हम काइनेमेटिक में फोर्स नहीं पढ़ते। अगर हम काइनेमेटिक में फोर्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब गति किस वजह से हो रही है इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, और किस वजह से गति हो रही है इसको स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, इसको काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो बनेगा काइनेमेटिक एनर्जी अलग है इससे, काइनेमेटिक एनर्जी बिल्कुल इससे अलग है, हम एनर्जी में उसको पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब केवल स्पीड को पढ़ना है, स्पीड की दिशा को पढ़ना है, स्पीड में चेंज को पढ़ना है कि भाई मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा था, कुछ दूर जाने पर मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा भागने लगा, फिर आगे जाकर कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा भागने लगा, फिर आगे जाकर गली में बंद हो गई गली तो मैं रुक गया। तो कोई गति कितनी हो रही है, किस दिशा में हो रही है, गति में बदलाव क्या हो रहे हैं, गति कहां जाकर रुक जा रही है, इन सारी बातों को काइनेमेटिक्स में पढ़ा जाता है। गति के कारण को काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। यह बात हुई यूनिट के नाम की, यह बात हुई यूनिट के नाम से। मैं गति पढ़ा रहा हूं, हां मोहित मैं गति की काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। यह हुई काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, यह शब्द हुआ काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। यहां से आगे चलिए, अब शब्द आएगा, मोहित भाई कह रहे हैं मैं गति पढ़ा रहा हूं क्या, अब शब्द आता है मोशन। तो मोशन का मतलब गति, मोशन का मतलब गति, और गति जिसमें पढ़ी जाती है, गति जिस सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है वो सब्जेक्ट गति की का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाएगा वो सब्जेक्ट गति की। तो फिर गति क्या होगी, मोशन क्या होगा, गति क्या होगी या मोशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज का मोशन कोई चीज मोशन में कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, या कोई चीज रेस्ट में कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, या कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। 3-4 बातों को ध्यान से सुनेंगे। पहला, मोशन किसे कहते हैं। दूसरा, स्थिर विराम किसे कहते हैं, मतलब 3-4 बातें समझें। बेसिक बता रहा हूं भैया, एक बार बेसिक पकड़ लोगे ना बच्चों, फिर दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। फिर कहेंगे रेस्ट किसे कहते हैं। अच्छा, तीसरी बात कहोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत छोटी बातें हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ बिंदु,
और तीसरी बात पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। तीसरी बात पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। ये बेसिक टर्म्स बता रहा हूं मैं, बेसिक टर्म्स, मूल शब्दावलियां। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। अब ध्यान से सुनना, संदर्भ बिंदु क्या कहता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने कहा कि एक नाव गति में है, पानी में कोई, नदी में कोई नाव बह रही है। जब नाव किसी नदी में बह रही होगी और आप नाव के ऊपर बैठे होंगे, तो नाव के सापेक्ष, नाव के संदर्भ में आप स्थिर स्थिति में हैं और आपके संदर्भ में नाव स्थिर स्थिति में है। एक बात। दूसरी बात, अगर नाव को आप गति में कहेंगे तो आपके संदर्भ में नाव अपनी जगह नहीं बदल रही है, आपके संदर्भ में नाव अपनी जगह नहीं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कहें कि नाव को आप तट से देखें, तट पर देखें, तो तट की तुलना में ये नाव है, ये यहां तट है, नदी है, और इस नदी में आप ये नाव लेकर जा रहे हैं और नाव लगातार लगातार यहां जा रही है और नाव के ऊपर बैठे हुए हैं आप, नाव के ऊपर यहां बैठे हुए हैं, तो आपकी स्थिति नाव की स्थिति की तुलना में नहीं बदल रही है। इसीलिए आप कहेंगे कि नाव तो स्थिर स्थिति में है, आप कहेंगे नाव तो स्थिर स्थिति में है। लेकिन नाव यहां से बहते बहते यहां चली गई, यहां चली गई, और आप कह रहे हैं यहां एक पेड़ खड़ा हुआ था, इस पेड़ की तुलना में नाव गति की स्थिति में होगी, इस पेड़ की तुलना में नाव गति की स्थिति में होगी। एक बात समझिए आप। तो आपने कहा सर एक रेलगाड़ी है। हां सर, एक, मैं क्या समझा रहा हूं, बेसिक टर्म समझाऊंगा, धीरे धीरे समझना। एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी में के सामने इधर बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को गतिमान दिखाई देता है। यहां एक आदमी बैठा है, यहां एक आदमी बैठा है। जब ये बाहर देखते हैं तो इनको ये व्यक्ति गतिमान दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। बाहर कोई पेड़ हो, व्यक्ति हो, ठेले वाला हो, छोले भटूरे वाला हो, ये लगता है कि वो छोले भटूरे वाला वो पेड़ चल रहा है। लेकिन जब ये आमने सामने देखते हैं, ये दोनों स्थिर दिखाई देते हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप किसी चीज को किसके संदर्भ में देखते हैं, आप किसी चीज को किसके संदर्भ में देखते हैं। तो कोई भी, जैसे पृथ्वी लगातार घूम रही है, लेकिन क्या आपको पृथ्वी लगातार घूमती हुई दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है? महसूस नहीं हो रही है। पृथ्वी, अर्थ सन के संदर्भ में लगातार रोटेट कर रही है, गति में है, और हमारे संदर्भ में अर्थ स्थिर है। तो कहीं पर अर्थ स्थिर दिखाई दी और कहीं पर अर्थ मोशन में दिखाई दी, कहीं पर व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, कहीं पर व्यक्ति मोशन में दिखाई दिया, कहीं से देखने पर नाव स्थिर दिखाई दी और कहीं पर देखने से नाव गतिमान दिखाई दी। इसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे। और हमने कहा रिलेटिव स्पीड को समझें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझें, रेस्ट को समझें, मोशन को समझें। एक एक करके अब चारों को 1 मिनट में समझते हैं। पहली बात आती है मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, गति क्या होता है? चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी, किसी एक चीज की स्थिति में बदलाव विद टाइम। चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी चीज में बदलाव, चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू किसके संदर्भ में? टाइम, इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड मोशन। क्या कहा? किसी वस्तु में समय के साथ, किसी वस्तु की स्थिति में, थोड़ा साफ लिखें, किसी वस्तु की स्थिति
या स्थान में समय के साथ बदलाव को समय के साथ बदलाव को गति कहते हैं। बदलाव को गति कहते हैं। गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव को गति कहते हैं। बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। तो कैसे कहेंगे? समय के साथ बदलाव आया। आपने कहा ये कोई नदी है और इस नदी में ये कोई नाव है और ये नाव 4 बजे यहां पर थी, 4 बजे यहां थी और ये नाव 5 बजे यहां चली गई। 5 बजे यहां से चलते चलते नाव चली गई। तो समय बदला और समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदल गई। वस्तु की स्थिति बदलेगी, इसे गति कहा। अगर कोई पूछे गति किसे कहते हैं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में बदलाव को गति कहते हैं। एक बात हुई। बात नंबर 2 लेंगे। सर रेस्ट किसे कहते हैं? बेसिक ले रहे हैं बच्चों, बिल्कुल बेसिक एकदम। सर रेस्ट किसे कहते हैं? विराम किसे कहते हैं? इसको उलट देंगे तो विराम बन जाएगा। विराम किसे कहते हैं? देखो, नो चेंज, नो, हिंदी में लिख लीजिए पहले। किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या स्थान, वस्तु की स्थिति या स्थान में समय के साथ न बदलने को, समय के साथ न बदलने को विराम कहते हैं। विराम कहते हैं। विराम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखे? नो चेंज इन प्लेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट with respect time। respect to time कैसे कहें? एग्जाम्पल कैसे बनाया? सर ये नदी थी, अभी भी नदी का एग्जाम्पल ले रहे हो? हां सर, इस नदी के किनारे एक पेड़ खड़ा था। जब सुबह को घूमने गया मॉर्निंग में, तो सुबह को भी पेड़ यही था, सुबह गया। फिर शाम को गया घूमने, तो शाम को भी पेड़ यही था। तो समय तो बदला, सुबह से हो गई शाम, लेकिन पेड़ ने अपनी स्थिति नहीं बदली है। पेड़ ने अपनी स्थिति नहीं बदली है। इस स्थिति को विराम कहते हैं। इस स्थिति को विराम कहते हैं। तो विराम समझे और हम लोग गति समझे। अगला शब्द लेंगे। अगला शब्द हमने क्या लिया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ बिंदु, निर्देश बिंदु। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश बिंदु कहें या संदर्भ बिंदु कहें? संदर्भ बिंदु क्या कहेंगे? जिस बिंदु के सापेक्ष, जिस बिंदु के सापेक्ष गति या विराम को गति या विराम को देखा जाता है। गति या विराम को देखा जाता है। ए पॉइंट फ्रॉम वेयर
ए पॉइंट फ्रॉम वेयर वी एग्जामिन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, मोशन और रेस्ट। हमने कहा पेड़ बताया ना कि पेड़ की तुलना में ये चला हुआ है या फिर ये नाव की तुलना में स्थिर है, तो पेड़ क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, नाव क्या हुई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई। ठीक है, आगे चलिए। अब एक शब्द और लेना है आपको, रिलेटिव सापेक्ष गति। रिलेटिव मोशन, इसे हमने क्या नाम दिया, सापेक्ष गति। देखो सुनो, अब क्या सुनना है कि कोई भी इस पृथ्वी पर कोई भी पेंडुलम, सर एग्जांपल के लिए मोशन में क्लॉक पेंडुलम आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है मोहित। हमने क्या कहा कि कोई भी चीज इस धरती पर किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में गति में है और किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में स्थिर में है। देखो ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी धरती पर देखते हैं। पहले इसके लिए एक नोट बनाए और फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाहता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है, एट यूनिवर्स इन रिलेटिव स्पीड, प्रत्येक वस्तु की गति समस्त ब्रह्मांड में सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है। एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी गतिमान है, जबकि पृथ्वी पर वस्तुओं के सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है। तो आपने कहा कि कोई भी चीज जो होगी पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो चीज होगी वो रिलेटिव स्पीड में होगी। रिलेटिव स्पीड मतलब किसी की तुलना में तो गति में है ना। जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं इस बोर्ड की तुलना में गति में हूं, बात समझ रहे हैं? अगर ये बोर्ड भी मेरे साथ चले दोनों, तो हम दोनों विराम अवस्था में आ जाएंगे। खैर, ये थे 4 पॉइंट जिसे हमने बेसिक कहा। अब यहां से आगे चलते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं यहां से। टॉपिक क्या आया? पहला जिसे आपने डिस्टेंस कहा। डिस्टेंस, सर ये शब्द यहां क्यों आया? ये तो पीछे बहुत बार आ चुका है। सर जब कोई चीज गति में होगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगी, जब वो सन्विराम है और अर्थ गतिमान है। हाँ ऐसा कह सकते हो आप सूर्य के में। तो डिस्टेंस को हम देख रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को कहां से देख रहे हैं। स्वीटी, अगर हम बस में बैठे हुए बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति हमें गति में दिखाई देता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ट्रेन, जहां से हमने देखा कि वह आदमी गति में है। एक बात हुई। बस में बैठकर ही हम अपने सामने वाले आदमी को देखते हैं। बस में बैठकर हम अपने सामने वाले आदमी को देख रहे हैं कि वो स्थिर अवस्था में है,
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए लोग। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बताएगा कोई चीज गति में क्यों है और कोई चीज विराम में क्यों है। अब हमने कहा डिस्टेंस किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। यहां से सारी बातें अब शुरू होंगी। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। हाथ से लिखना बच्चों, मैं भी आपको पीपीटी बना के दे सकता हूं, लेकिन हाथ से लिखना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। अब यहां 3-4 बातें आपको समझानी है। एक बात तो ये हुई, यहीं पर हम दूसरी बात समझेंगे। कुछ बच्चों को अब बातें समझ में आने लगी होंगी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन, इसका मतलब क्या होगा विस्थापन का? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर, स्थिति का अंतर, प्रारंभिक और प्रारंभिक, हां इसी में आएंगे उधम भाई, इसी में आएंगे। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर। अंतिम स्थिति का अंतर मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम अर्थ लिखना है। स्थिति का न्यूनतम अंतर, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब समझो बच्चों, दोनों को समझना है। ये विराम हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? एक बार समझ लो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो सुनो ध्यान से। जब हम विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन और दूरी दोनों को ही समझो, दोनों को ही समझो। कैसे समझेंगे? देखो, यहां एक व्यक्ति का घर है, यहां उस व्यक्ति का स्कूल है, यहां उस व्यक्ति का ऑफिस है, यहां उस व्यक्ति का ऑफिस है। 3-4 बातें समझनी है बहुत ध्यान से बच्चों। एक बच्चे का परसों सवाल था कि नेगेटिव कैसे हो जाता है विस्थापन, वो समझना है। तो ये 1 किलोमीटर दूर, किसी बच्चे का सवाल था 2-3 दिन पहले, वो आज समझोगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। एक व्यक्ति था जो घर से गया स्कूल, और स्कूल से गया ऑफिस, और ऑफिस से जाने के बाद आ गया फिर से स्कूल। तो इसने दूरी कितनी तय की? दूरी तय की इसने घर से स्कूल की 4 किलोमीटर, 4 से फिर आगे 4, 8, और फिर आगे की 4। तो ये हो गई 8 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी? 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या कहता है बच्चों? विस्थापन आपसे क्या पूछता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे कि 4 किलोमीटर है।
तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ 4 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? 4 किलोमीटर। सुनो ध्यान से मोहित भाई, ये स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि दिशा बता रही है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात अब ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 4, अच्छा 12 हो गया ना, 12 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना एक बात, क्या मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो सुनिए जरा। देखो जी, हमने कहा कि दूरी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? दूरी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? अगर कोई आदमी यहां से थोड़ा भी चीना सा भी चला है तो चला तो है, तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। यहां नोट बनाएंगे कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर भी नेगेटिव। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर भी नेगेटिव। एक बात तो ये आई, तो दूरी हमेशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगी। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? धनात्मक होगी। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना बच्चों। फिर तीसरी बात कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होगी। और जीरो शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं। अगर तुम थोड़े से भी चले हो तो इसका मतलब तुमने कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर तय की है। थोड़े से भी चले हो तो तुमने कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर तय की है। अब ध्यान से समझो बच्चों बात को, बहुत खास पॉइंट है, पेपर में आएगा, देखो बहुत खास पॉइंट है। क्या बता रहा हूं कि विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन जीरो हो सकता है। अगर यह आदमी जो स्कूल पे आया था और स्कूल से आने के बाद अब वो वापस घर आ गया तो विस्थापन जीरो हो गया, विस्थापन जीरो हो गया, तो विस्थापन जीरो हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर से कोई व्यक्ति स्कूल गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया, तो विस्थापन धनात्मक पॉजिटिव हो सकता है, विस्थापन धनात्मक पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब सुनना बच्चों, यहां कंफ्यूजन मिलेगा। हां बच्चे मैं लिख रहा हूं, अभी लिखूंगा बेटा, ललित भाई 1 सेकंड में लिखूंगा, जगह नहीं है ना इसलिए नहीं लिखा, 1 सेकंड में पूरा लिखवाऊंगा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो नेगेटिव कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। यह बात समझनी है बच्चों, यहां मार खाने की संभावना है, यहां पेपर में मार खाने की संभावना होती है। देखो ध्यान से कैसे, देखो ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा था फाइनल पोजीशन पर, मतलब यहां से नोट करोगे, इधर कोई आदमी आ रहा था तो व्यक्ति के आने की दिशा क्या थी? यह दिशा थी। अब आपने कहा कि एक व्यक्ति स्कूल से कहां पहुंचा? ऑफिस से कहां पहुंचा? स्कूल पहुंचा। जब ऑफिस से स्कूल पहुंचेगा तो यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये इनिशियल पोजीशन हो गई। मैं ये समझा रहा हूं, धनात्मक पॉजिटिव, मोहित भाई पॉजिटिव। अभी लिखूंगा सारी बातों को, दोबारा से लिखूंगा। मैं कह रहा हूं कि विस्थापन कैसे नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन कैसे नेगेटिव हो सकता है, सारी जान इस बात को समझने पे लगा दो। सुनो ध्यान से, एक आदमी घर से ऑफिस गया 4 किलोमीटर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। घर स्कूल से ऑफिस गया 8 किलोमीटर, हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो प्रारंभिक पोजीशन से जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ पॉजिटिव 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 बढ़ते जा रहा है, तो ये तो धनात्मक हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव हो गया। अब सुनना जरा, जब हम नेगेटिव की विस्थापन नेगेटिव कैसे होगा इसको समझेंगे ना, तो देखना ध्यान से। एक व्यक्ति यहां से आया और स्कूल आ गया। अब मैं इनिशियल पोजीशन ले रहा हूं, इनिशियल पोजीशन ले रहा हूं मैं ऑफिस को, और फाइनल पोजीशन किसे लूंगा? स्कूल को। फाइनल पोजीशन लूंगा स्कूल को। तो अब कहानी देखना, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितने पर है? 4 पर, माइनस इनिशियल पोजीशन कितने पर है? 8 पर, -4। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -4। यह माइनस यहां क्या दिखाता है कि जिस दिशा में तुम शुरू में चले थे उसकी तुलना में अब तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो।
जिस दिशा में घर से चले थे ना, अब तुम उसकी दिशा में -4 उल्टे चले गए, तो इसलिए कहा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। सारी ताकत झोंक तो इस पर। मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। अंग्रेजी वाले लिख लो एक बार, हिंदी वाले ने तो लिख लिया था। विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड जीरो हो सकता है, और जीरो हो सकता है। डिस्टेंस डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव। केवल क्या होगी? केवल पॉजिटिव होगी, नोट जीरो एंड नेगेटिव। ना तो जीरो हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती है। एक बार फिर बताऊंगा, सुनो ध्यान से। ये लिख लिया, फिर बताऊंगा। विस्थापन समझा रहा हूं, पेपर में आएगा, ध्यान से लिख लेना, नोट कर लेना कि भाई ने बताया, पेपर में आएगा। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं कि घर से स्कूल के जाने की दिशा, अगर मैं इसे कहूं, ये ईस्ट है। अगर ऐसे देखना चाहते हो, कुछ बच्चों को अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे देखो बच्चों, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जब तक ये आदमी ईस्ट से वेस्ट चलता रहेगा, चाहे ये गंगा पार चला जाए, ईस्ट से वेस्ट जब तक चलता रहेगा, तब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। जैसे ही ये व्यक्ति वेस्ट से ईस्ट चलना शुरू कर देगा, वेस्ट से ईस्ट चलना शुरू कर देगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि चलने की दिशा से इसने अपनी दिशा को चलने की दिशा से इसने अपनी दिशा को बदल दिया। कोई बच्चा ऐसा है मेरा भाई बहन जिसको ये बात समझ में नहीं आई है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है? 30 सेकंड में बताओ, जल्दी 30 सेकंड में बताओ। नेहा, सबसे पूछ लेने दो बच्चे, सभी से पूछ लेने दो। सब बच्चों का ख्याल करना होगा ना बच्चे। नो डाउट, ठीक है ठीक है, ओके। एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे। चलो आगे, दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात हमारी आएगी, बहुत बेसिक ले रहे हैं बच्चों, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 9वीं क्लास का सिलेबस चल रहा है, 9वीं क्लास का सिलेबस। एक आएगा स्पीड, एक आएगा स्पीड, और एक आएगा वेलोसिटी। या यही लिख लो, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसे क्या कहते हैं? चाल और वेग कहते हैं। चाल और वेग कहते हैं। फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे तो त्वरण आ जाएगा। सर क्वेश्चन बना के समझाओ। अच्छा इंद्रजीत भाई, इंद्रजीत भाई इंद्रजीत भाई, सवाल आएगा, विस्थापन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बात सही नहीं है? पहला, ये जीरो हो सकता है। दूसरा, ये धनात्मक पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा, ये नेगेटिव हो सकता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल बनेगा बच्चों। चलो चाल और वेग, चलो अब हम स्पीड पे आएंगे। बच्चों स्पीड को समझो तेजी से। क्या समझना है? स्पीड। स्पीड में हम क्या समझते हैं? किसी वस्तु के द्वारा, वैसी भाषा ले लो किताब वाली, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, किसी समय में, कितनी भी इकाई का मतलब एक यूनिट टाइम में, इकाई समय में इकाई समय में, थैंक यू पायल जी, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो ये क्या आएगा? ये तो सब आप मैथ में पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या लिख देंगे? डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
विद यूनिट टाइम। प्लीज मेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कर देंगे भाई, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ए यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम। जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तुरंत बताएंगे, तुमसे पहले बताएंगे भाई। तो स्पीड तो ये होती है। ध्यान ये देना है कि स्पीड में कभी भी लिख गया है कि धनात्मक हो। हाँ गुरुदेव, दूरी की डेफिनेशन में गलत लिख गया है कि धनात्मक नहीं होती। धनात्मक तो होती है, हमेशा धनात्मक। अच्छा, हमेशा धनात्मक होती है। कैसे ठीक करें? ऐसे लिख देते हैं, ये एक ही सेंटेंस बनाया ना, हमेशा धनात्मक होती है। बहुत अच्छी बात बताई भाई आपने, तो हमेशा धनात्मक होती है, शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। समझ गए ना? अपने नोट्स में ध्यान करना, शून्य नहीं होती है। अच्छा आओ तेजी में। तो हम कहां आए? स्पीड पे आए। स्पीड जब कर रहे हो ना, स्पीड जब कर रहे हो तो स्पीड में दिशा नहीं होती, स्पीड में कभी भी दिशा नहीं होती। अब ध्यान से सुनना जरा, अब ध्यान से सुनना। यहां है खेल बस बच्चों, यहां है खेल। वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको विस्थापन ढंग से समझ में आ गया, अरे बच्चों रुको नेहा बेटा, अगर आपको विस्थापन ढंग से समझ में आ गया तो सुनो। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर और डिवाइड बाय समय, विस्थापन में परिवर्तन की दर डिवाइड बाय समय। डेफिनेशन इससे बनाऊंगा क्या कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। जो बच्चे ये कह रहे थे, जो बच्चे ये कह रहे थे कि वेलोसिटी क्या होती है, नेहा सुनो ध्यान से बेटा, सुनो गुड़िया ध्यान से। क्या कह रहे थे? विस्थापन में तो दिशा होती है, विस्थापन में तो दिशा होती है। जब विस्थापन में दिशा होती है तो वेलोसिटी में दिशा अपने आप ही आ जाएगी, वेलोसिटी में अपने आप आ जाएगी। अब सुनना ध्यान से। अब तुमने यहां देखना, इसी एग्जाम्पल से लेके चलूंगा। तुम लोग घर से जा रहे थे स्कूल, पहले तुम्हारी स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड हुई 15 की जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड हुई 20 की जगह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड हुई 30 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विस्थापन में कितना बदलाव आ रहा है? विस्थापन में कितना बदलाव आ रहा है, कितनी स्पीड प्रति यूनिट बदल रही है, इसे विस्थापन कह रहे हैं, इसे वेग कह रहे हैं। तो वेग को क्या कहा? वेग को क्या कहा? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन कितनी गति से कितनी बदल रहा है। जैसे मैं कहूं जैसे मैं कहूं कि मैं एक निश्चित दिशा में जा रहा था, पहले मेरी गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर। तो हमने कहा कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसी दिशा में जाने पर स्पीड में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये विस्थापन है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को क्या कहते हैं? जिन्होंने आज तक भी विज्ञान नहीं पढ़ा ना, वे विज्ञान के महारथी हो जाएंगे, लेकिन वक्त देना पड़ेगा बच्चों। यह सदिश राशि है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। भागम भाग में नहीं, रटवाने की कहानी नहीं। अच्छा जी सुनो, क्या कहा? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन बनाओ इसकी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, प्रति इकाई समय में विस्थापन की दर को, विस्थापन में बदलाव की दर को, विस्थापन में बदलाव की दर,
विस्थापन में बदलाव की दर को क्या कह रहे हैं? विस्थापन में बदलाव की दर को वेग कह रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज बदलाव की दर इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सर मैंने बाद में सुनेंगे तुम्हारी बात। ये हुई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसी राशि हुई? वेलोसिटी सदिश राशि हुई। इसको लिखो तेजी से। वेलोसिटी कैसी राशि हुई? वेलोसिटी सदिश राशि हुई। चलो यहां से आगे बढ़ेंगे। अब यहां से आगे मैथ में तुम पढ़ते होगे औसत चाल, औसत वेग, औसत। अरे भैया मोहित तुम परेशान ना हो, पहले पूरा पढ़ा देने दो थ्योरी, फिर खूब एमसीक्यू कर लेना। को एमसीक्यू कांप जाएंगे तुम्हारे आगे आके। एक बार थ्योरी तो पढ़ो, पहले एमसीक्यू पे जाओगे। इंद्रजीत ये कह रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है, दूरी में बदलाव किसी दिशा में आप चल रहे हो, अगर उसी दिशा में आपकी स्पीड बदल रही है, एक निश्चित दिशा में चलते हुए आपकी स्पीड बदल रही है, तो विस्थापन है। और विस्थापन कितना हो रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे मैं कहूं, सुनो ध्यान से, कि आपकी स्पीड पहले थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में अंतर कितने किलोमीटर का आया? आपने कहा 10 किलोमीटर का अंतर आया। ये जो 10 किलोमीटर का अंतर आया ना भाई, ये जो 10 किलोमीटर का अंतर आया, यही तो क्या हुआ? यही तो वेग हुआ। हाँ, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। कैसे नेगेटिव हो सकती है? विस्थापन की तरह नेगेटिव हो सकती है। अगर इसी दिशा में आ जाए, जीरो भी हो सकती है। अगर वहीं आ जाए, विस्थापन अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी। अंशु ने बहुत अच्छा सवाल कहा कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अगर कोई आदमी किसी एक वेग से घूम के वहीं आ गया, उसी जगह आ गया, तो हो सकती है। और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो विपरीत डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई वेग की। अब यहां से मैं एक बात समझा रहा हूं जो मुझे एसिलरेशन समझाने का आधार देगी। मैं तुम्हें तुरंत समझा रहा हूं जो मुझे एसिलरेशन तक लेके जाएगी। एक बात चलो सुनो ध्यान से। एक होती है समान गति। अब मैं अगले बात पढ़ा रहा हूं। समान तथा असमान गति, समान तथा असमान गति, समान तथा असमान गति। हां बिल्कुल अंशु। तो समान को कहेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहीं से रास्ता मिलेगा तुम्हें, यहीं से तुम्हें रास्ता मिलेगा एवरेज स्पीड निकालने का, औसत चाल कहते हो ना। और यहीं से तुम्हें रास्ता मिलेगा एसिलरेशन तुरंत समझने का, तुरंत समझने का। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से लेंगे, एग्जाम्पल से लेंगे। ये सुनिए ध्यान से भाई। आपने पहली 2 मिनट में, पहली 2 मिनट में 2 किलोमीटर चले, अगली 2 मिनट में फिर 2 किलोमीटर चले, अगली 2 मिनट में फिर 2 किलोमीटर चले, अगली 2 मिनट में 2 किलोमीटर चले। समय जैसे जैसे बदल रहा है, गति नहीं बदल रही है। समय भी सेम है, समान समय अंतरालों में, समान टाइम के गैपिस में, समान टाइम के गैप में आप समान दूरी तय कर रहे हैं। इसे समान गति कहते हैं। इसके अपोजिट क्या हुआ? अभी घर से दूध पीकर आए थे तो 2 मिनट में 16 किलोमीटर चल दिए, फिर जोश आ गया तो 2 मिनट में 32 किलोमीटर चल दिए, थक गए तो अगले 2 मिनट में 3 किलोमीटर ही चल पाए, और थक गए तो अगले 2 किलोमीटर में अगले 2 मिनट में 1 किलोमीटर ही चल पाए। इसे कहते हैं असमान गति, इसे कहते हैं असमान गति। बात समझे? तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे 30 सेकंड में कि समान और असमान गति क्या होती है। समान और असमान गति की परिभाषा में लिखनी है। सुनिए ध्यान से। समान गति, समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन,
समान समय अंतरालों में समान गति का तय करना, समान गति का तय करना, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, समान समय अंतरालों में समान गति का तय करना, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक बात हुई। दूसरी परिभाषा लेते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म। इसको लेंगे, फिर कल हम लोग एसिलरेशन की बात करेंगे। समान समय अंतरालों में असमान गति तय करना, असमान गति तय करना, कवर्ड इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम। और जब आप एक समय अंतराल में अलग अलग गति तय करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा औसत चाल, आपको निकालनी पड़ेगी औसत चाल। ठीक है, तो कल की क्लास में हम औसत चाल को पढ़ेंगे। औसत चाल पढ़ने की जिम्मेदारी हमें यहां से आती है। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमको पूरी स्पीड निकालने के लिए औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालनी होगी। जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फिर हमें एवरेज जो है वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है सर। अखिल भाई, मेरा नाम अमित है और कल हम लोग सन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल बिल्कुल अंशु एकदम सही बात है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। चलिए फिर कल मिलेंगे। इसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद कल हम लोग आपको और डिटेल में बाकी चीजों को बताएंगे। धीरे धीरे पढ़ते चलिए, समझते चलिए। आज के लिए नमस्ते। खुश रहिए, आबाद रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।